हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि मैंने अरबों के आक्रमण से लेकर के 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई तक इतने इतिहास को, मध्यकालीन इतिहास को हमने 2 वीडियो में किया है। इसका पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, जो अरबों के आक्रमण से लेकर के मोहम्मद गोरी की आक्रमण तक था। और इसके अलावा इसमें दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश को भी हमने इसमें कवर कर दिया था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और 1206 में, और 1290 तक ये शासक गुलाम वंश रहा है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन की उमर था। आज दूसरा वीडियो है ये, और इसमें हम खिलजी वंश से लेकर के लोदी वंश तक कवर करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया है, जिनमें क्रमशः गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और सबसे अंत में लोदी वंश है। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला तुगलक वंश था, और सबसे कम समय तक शासन करने वाला खिलजी वंश है। तो आज हम चलते हैं अपने खिलजी वंश 1290 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कीमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, इसका मूल नाम मलिक खिलजी था और दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिसकी नीति दूसरों को प्रसन्न करने पर आधारित थी। वह कहता था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मैं मुसलमानों का रक्त बहाना हमारी आदत नहीं है। इसने अपनी जिंदगी में एक सबसे गलत काम किया था कि इसने निर्दोष चिश्ती फकीर सिद्दी मौला को हाथियों को पैरे तले कुचलवा के मरवा दिया था। इसी के काल में 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया था, और जलालुद्दीन खिलजी ने अब्दुल्ला को पराजित कर दिया था। जब अब्दुल्ला वापस जाने लगा तो उसके साथी और चंगेज खां का नाती उल्गू खां ने अपने 1000 समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और उसने भारत में रहने का डिसीजन ले लिया। जलालुद्दीन खिलजी ने इनको बसाने के लिए मुगलपुर नामक एक नवीन बस्ती का भी निर्माण कराया था, और अपनी शादी और अपनी पुत्री की शादी उल्गू खां के साथ कर दी। भारतीय इतिहास में इन्हीं को नवीन मुसलमान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, पहली बार दक्षिण भारत का अभियान दिल्ली सल्तनत के इतिहास में जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था, जिसमें इसका भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया और बहुत सारा धन लूट में प्राप्त किया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और ससुर अलाउद्दीन खिलजी की 1296 ईस्वी में हत्या कर दी कड़ा मानिकपुर में, और 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को लाल महल में राज्याभिषेक कराया और स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उसने उपाधि धारण की थी, और अलाउद्दीन खिलजी के 2 ख्वाब थे। पहला, वह विश्व विजेता बनना चाहता था, और दूसरा, एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। परंतु दिल्ली के उसके कुतवाल मित्र अला उल मुल्क, ये यहाँ मिसप्रिंट है, अला उल मुल्क के कहने पर इसने अपने इन विचारों को त्याग दिया, लेकिन उसने फिर भी अपनी प्रारंभिक सफलताओं को
ध्यान में रखते हुए सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो की मदद से अपना राजत्व सिद्धांत प्रस्तुत किया। यद्यपि उसने बलबन की तरह कभी भी अपने राजत्व सिद्धांत की व्याख्या नहीं की है, परंतु उसके विचार बलबन की ही तरह थे। वह अधिकांश कहा करता था, मुझे शरीयत का कोई ज्ञान नहीं है और ना ही मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ और मेरे पूर्वज कई पीढ़ियों से मुसलमान हैं। उसके इस कथन से ये स्पष्ट है कि वह मुसलमान होना गौरवान्वित महसूस करता था। वह यह भी कहा करता था कि मैं यह नहीं जानता कि शरीयत द्वारा उसके द्वारा किए गए कार्यों को करने की आज्ञा देता या नहीं। मैं यह भी नहीं जानता कि क़यामत के दिन अल्लाह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। मैं जनता को ऐसे ही आदेश देता हूँ जो जनता के लिए और राज्य के लिए अच्छे होते हैं। इसका मतलब है वो एक स्वेच्छाचारी शासक था और इसने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए और जनता की भलाई के लिए जो उसे प्रयत्न करने चाहिए थे उसने धर्म से उठकर किए होंगे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही सर्वाधिक 6 मंगोल आक्रमण हुए और ये आक्रमण काफी भयानक होने के बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी को उसमें सफलता प्राप्त हुई। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण काम था बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसकी जानकारी अमीर खुसरो के खजाइनुल फतू, जियाउद्दीन बर्नी के तारीख फिरोज शाही और इब्न बतूता के रेला से प्राप्त होती है। अब कभी कभी आ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स के कितने प्रतिशत धन को राज्य पर नियंत्रण घोषित कर दिया था। तो दोस्तों, जो खम्स होता है इसको लूट के धन को खम्स कहते हैं। एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी से पहले जब सेना किसी राज्य पर आक्रमण करती थी, जो आक्रमण करती थी, तो जो धन लूट में प्राप्त होता था उसका 4/5 भाग सेना को दे दिया जाता था और सेना उसे आपस में बांट लेती थी और 1/5 भाग पर राज्य का अधिकार होता था। परंतु जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना तो इसने खम्स के यानी कि लूट के धन पर 4/5 भाग शरीयत के विपरीत राज्य का नियंत्रण घोषित कर दिया और केवल 1/5 भाग उसने सैनिकों को दिया, जिसके कारण सैनिकों की आय प्रभावित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन पर आधारित 4,75,000 सेना बनाई थी, जिससे राजकोष पर अतिरिक्त दबाव पड़ना लाजमी था। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली अर्थात यूं कहें जो सामान सेना के काम दैनिक व्यवहार में आते थे उसने उसके रेट फिक्स कर दिए। इसी को अलाउद्दीन की मूल्य नियंत्रण प्रणाली कहा जाता था। इसके लिए उसने निम्न अधिकारी नियुक्त किए। सबसे महत्वपूर्ण है याकूब नजीर। प्रश्न आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे अपना वाणिज्य मंत्री नियुक्त किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने याकूब नजीर को अपना वाणिज्य मंत्री बनाया था और याकूब नजीर को साम्राज्य का मुहतसिब अर्थात आचार व्यवहार को देखने वाला अधिकारी भी नियुक्त किया और नजीर माप तौल अधिकारी भी नियुक्त किया था। यानी कि याकूब नजीर वाणिज्य मंत्री होने के साथ साथ मुहतसिब और नजीर के पद पर भी था। नेक्स्ट है शहनाई मंडी। यह बाजार का उच्च अधिकारी होता था और इसी के अधीन बरीद यानी गुप्तचर अधिकारी जो बाजार में घूम घूम कर बाजार का निरीक्षण करते थे, बरीद के नीचे मुन्निहान यानी गुप्तचर कार्य करते थे। अब क्वेश्चन है राजस्व कर व्यवस्था। कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि अलाउद्दीन उपज का कितने प्रतिशत कर लिया करता था।
तो अलाउद्दीन खिलजी कुल पैदावार का 50% तक कर के रूप में वसूल करता था। अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि को पैमाइश कराकर और भूमि की वास्तविक आय पर कर लेना प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन ने 2 नए कर लगाए थे जो इस प्रकार हैं। पहला कर जैसे चरी कर है, घरी कर, नाम से ही स्पष्ट होता है इसने किन पर लगाए होंगे। चरी कर है जो दुधारू पशुओं की चराई होती थी उस पर चरी कर लगाया गया था, और घरी कर जो घरों और झोपड़ियों पर इसने लगाया था। इस काल में जजिया कर हिंदुओं से लिया जाता था। अगला है आपका, अलाउद्दीन ने एक नया विभाग दीवाने मुश्त खराज का गठन किया था, और इसका प्रमुख कार्य था राजस्व अधिकारियों से बकाया वसूल करना। अलाउद्दीन खिलजी ने 1314 ईस्वी में कुतुब मीनार को 2 गुने आकार का बनवाने का आदेश दिया, परंतु 1316 में अलाउद्दीन खिलजी यानी कि सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की मृत्यु हो गई। शिहाबुद्दीन उमर 1316 ये अलाउद्दीन खिलजी का छोटा पुत्र था। मलिक कफूर जिसने अलाउद्दीन खिलजी के लिए दक्षिण भारत की विजय की थी। मलिक कफूर को इतिहास में 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसने अलाउद्दीन खिलजी के लिए दक्षिण भारत की सभी विजय की थी। मलिक कफूर ने अलाउद्दीन के छोटे बेटे को सुल्तान की गद्दी पर बिठाया और स्वयं संरक्षक बनकर शासन करने लगा। मलिक कफूर नहीं है, मलिक काफूर ने 35 दिन तक शासन किया, फिर बाद में कुछ लोगों ने इसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट है आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। दोस्तों, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अपनी विचित्र हरकतों के लिए चर्चित था। एक तो उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, और अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला यह दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था। तो यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत का किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ये अपनी विचित्र गुणों के कारण जाना जाता था। जैसे इसे नग्न स्त्री पुरुषों का साथ था। ये कभी कभी नग्न होकर दरबार में दौड़ लगाया करता था। किसने अपनी जिंदगी में एक ही काम अच्छा किया था, अब वो है इसने राजस्थान के भरतपुर के नजदीक ऊका मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला है आपका 7 सुल्तान नसरुद्दीन खुसरव शाह 1320 में। यह हिंदू धर्म से परिवर्तित एक मुसलमान था जिसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी? तो वो दोस्तों नसरुद्दीन खुसरव शाह था। इसके शत्रुओं ने इसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है कि जैसे नारे लगाए। तो इसका सेनापति गयासुद्दीन तुगलक जो था, इसने नसरुद्दीन खुसरव शाह की हत्या कर दी और नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है तुगलक वंश। इसका जो काल है 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी है। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, और इनका पहला सुल्तान है गयासुद्दीन तुगलक जिसने 1320 से लेकर के 1325 तक शासन किया है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसकी संत निजामुद्दीन औलिया से नहीं बनती थी। जब सुल्तान बंगाल विजय पर गया हुआ था तो निजामुद्दीन औलिया ने इसके पुत्र जूना खां को अपना शिष्य बना लिया और यह भविष्यवाणी की कि सुल्तान अब कभी दिल्ली नहीं लौट पाएगा। जूना खां सुल्तान बनने वाला है। और कालांतर में जब ये भविष्यवाणी सही साबित और कालांतर में ये उसकी भविष्यवाणी सही भी साबित हुई। यहाँ से कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि जूना खां और निजामुद्दीन औलिया की क्यों नहीं बनते थे। इसका प्रमुख कारण था दोस्तों, जब गयासुद्दीन तुगलक ने अपने राजा और खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान नसरुद्दीन खुसरव शाह की हत्या की,
तो प्रजा इसके खिलाफ हो गई। इसने प्रजा में सोना चांदी मुद्राएं बंटवा दी और प्रजा शांत हो गई। जब प्रजा शांत हो गई तो इसने प्रजा से दिया हुआ धन अपना वापस ले लिया और इसने 1 लाख हून, उसमें करेंसी का नाम होता था हून, निजामुद्दीन औलिया को भी दी थी। जब निजामुद्दीन औलिया से इसने उस धन को वापसी चाही तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि मैंने तो जनता में खर्च कर दिया है। और चूंकि गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया को मरवा भी नहीं सकता था, क्योंकि वह हिंदू और धर्म में वो हिंदू और मुसलमानों में समान रूप से पूजनीय था। यही कारण था दोस्तों कि दोनों में बनती नहीं थी। अगला है क्वेश्चन आपका, जब ये समाचार सुल्तान के पास पहुंचा तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहलवा भेजा कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से चले जाने के लिए कहा गया। तब औलिया ने कहा था हुजून दिल्ली दूर है, यानी कि हुजून दिल्ली दूर है। निजामुद्दीन औलिया की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई और सुल्तान दिल्ली पहुंचने से पहले एक लकड़ी के महल में दबकर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1351 तक शासक रहा है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। गयासुद्दीन तुगलक ने जूना खां को उलू खां की उपाधि दी थी। उसकी बुद्धि को देखते हुए उसे राजमुंदरी अभिलेख में दुनिया का खान कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के निकट एक नया शहर जहांपनाह नगर बसाया था। जूना खां दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था, परंतु दुर्भाग्य से दिल्ली सल्तनत का सबसे असफल सुल्तान भी साबित हुआ। इसके काल में सबसे अधिक 34 विद्रोह भी हुए थे। इसके साम्राज्य में 23 प्रांत थे, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 23। इसके साम्राज्य में 23 प्रांत थे। यानी दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के काल में था और इसी के काल में सर्वाधिक विद्रोह 34 भी हुए थे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है। तो प्रथम 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। और दूसरा विद्रोह 1347 ईस्वी में उस समय हुआ जब अलाउद्दीन हसन बैमन शाह उर्फ हसन गंगू के द्वारा बैमनी राज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन आ जाता है, बैमनी राज की स्थापना कब की गई और किसने की थी? नेक्स्ट है, अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और बहराइच में सालार मसूद गाजी की कब्रों का दर्शन करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। दोस्तों, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और सालार मसूद गाजी की कब्र का दर्शन करने गया था? यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू प्रजा के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया और हिंदुओं के त्यौहार होली जैसे उत्सवों पर उसमें भाग लिया। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत आया था। यह भी एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि मोरक्को का यात्री 1333 ईस्वी में जब भारत आया तो यहाँ का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और बाद में इसे अपना दूत बनाकर 1342 ईस्वी में चीन भेजा। इब्न बतूता ने भारत से प्राप्त अपने अनुभवों को अपनी प्रसिद्ध किताब रिहला में लिखा है। यह पुस्तक अरबी भाषा में है। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजस्व संबंधी किए गए सुधार। सबसे पहले तो ये प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने को ही यानी कि कृषि विभाग की स्थापना किया और इसके प्रधान को अमीरे को ही बोला जाता था। तो प्रश्न आ जाता है कि दीवाने कोई की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने की थी? तो दीवाने कोई मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसे कृषि विभाग हिंदी में कहते हैं और इसका जो मुख्य अधिकारी हेड होता था उसे अमीर को ही कहते थे। नेक्स्ट है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक
मोहम्मद बिन तुगलक ने कुआं खोदने के लिए तथा बीज और हल खरीदने के लिए ऋण प्रदान किए। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना क्या है? सबसे पहले तो इसने राजधानी परिवर्तन किया। इसने राजधानी पर सब परिवर्तन 1326 से 1327 के बीच में किया है। इसने दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी बदला। देवगिरी गोदावरी नदी किनारे है, जिसका परिवर्तित नाम है दौलताबाद। इसमें प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद राजधानी दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बदली थी। उसके बाद एक प्रश्न आता है कि इस भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 से 1332 के बीच में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। सांकेतिक मुद्रा का मीन्स होता है कागजी मुद्रा। दूसरी महत्वपूर्ण योजना थी, उसे मुद्रा ढालने वाले का राजा कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार टॉमस रो ने उसे सिक्के निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। इन दिनों चांदी का सिक्का टका और तांबे का सिक्का जीतल चला करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसमें बदलाव किया। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर कांसे का सिक्का चलवाया, जबकि इतिहासकार बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के की तरह के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवाए थे, परंतु ये अपनी इस योजना में असफल हो गया था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। इसकी मृत्यु उस समय हुई जब यह ठट्टा के निकट था और एक विद्रोह का दमन करने जा रहा था। इसकी मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गई। इसकी मृत्यु पर जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यानी कि छुटकारा मिल गया। और कहीं कहीं यह कथन अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी दिया था। विभिन्न विद्वानों ने इसके विषय में निम्नलिखित विचार दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, और ये कथन परीक्षाओं में खूब आ रहे हैं इस समय। बर्नी ने सुल्तान को विपरीत तत्वों का मिश्रण बताया, इंपॉर्टेंट है। इतिहासकार एली फिस्टन के अनुसार सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ अंश विद्यमान थे। अब इसके बाद चलते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर 1376 में लगाया था, और वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। उसने मुस्लिम स्त्रियों पर पर्दा कड़ाई से थोपा और उन्हें मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्य। इतिहासकार एली फिस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है। ये दोनों पॉइंट आप याद करें। एक तो पहला पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर किस इतिहासकार ने कहा है, तो वो है दोस्तों एली फिस्टन ने। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगार को काम कर देने के लिए रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी। अगला है आपका, नेक्स्ट है, गरीबों और असहाय मुसलमानों की सहायता के लिए उस सुल्तान के दास के रूप में रखने की व्यवस्था उसने की। और इसके दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे ज़्यादा मुसलमान, 90,000 से भी ज़्यादा जो है दास इसके दरबार में थे। इसलिए इसने गुलामों की देखरेख करने के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। और इसके काल में दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या लगभग 90,000 थी। इसके बाद इसने एक नया विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की, जिसमें वह कमज़ोर और गरीबों की सहायता किया करता था। उसने एक खैराती औषधालय दारुल शिफा की भी स्थापना की थी। इसमें बीमार व्यक्तियों को निःशुल्क दवाएं दी जाती थीं। दूसरा, इसने सबसे महत्वपूर्ण काम किया था कि जो लोग नागरिक सेवा यानी इसके यहाँ सर्विस करते थे,
उनको इसने आजीवन पेंशन प्रदान की थी। नेक्स्ट नोट है, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। अगर प्रश्न आ जाए कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिंचाई के लिए सबसे प्रथम नहरों का निर्माण कराया था, तो उत्तर जो दोषी हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। अगर प्रश्न यूँ आ जाए कि दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के लिए सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसने किया था, तो इसमें लिखा है परंतु बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़े नहरों का निर्माण किया था। फिरोज शाह तुगलक को फलों का बाग लगाने का बड़ा शौक था। इसने दिल्ली के आसपास लगभग 1200 बाग लगाए थे और इन बागों से उसे 1,80,000 टके की आमदनी होती थी। फिरोज शाह तुगलक एक विद्या अनुरागी भी शासक था। इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान निवास करते थे जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले नाम आता है जियाउद्दीन बरनी ने प्रसिद्ध किताब तारीख फिरोजशाही लिखी। दूसरे विद्वान है शम्स सिराज अफीफ ने भी तारीख फिरोजशाही के नाम से एक किताब लिखी थी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान है जिसने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोजशाही लिखी है। फिरोज शाह ने 2 सिक्के भी चलाए थे, इंपॉर्टेंट है, अदा और बिक। क्वेश्चन आ जाते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन से 2 सिक्के चलाए थे, अदा और बिक। फिरोज शाह तुगलक ने भारत में लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें प्रमुख इस प्रकार हैं फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, दिल्ली। ये सभी नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला सुल्तान है आपका नासिरुद्दीन। यहाँ का डंडा है नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था और इसी के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और जब दोस्तों तैमूर लंग भारत से चला गया तो तैमूर लंग ने अपने भारतीय क्षेत्र के सेनापति खिज्र खां को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था। तो नया वंश है सैयद वंश, 1414 से लेकर के 1450 तक। सैयद वंश के शासकों ने मात्र 37 वर्षों तक शासन किया, जो दिल्ली पर शासन करने वाले खिलजी वंश के बाद सबसे कम है, जबकि सबसे अधिक शासन दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश ने किया है। तो सबसे पहले लिखते हैं खिज्र खां। सैयद वंश का ये संस्थापक था। खिज्र खां तैमूर लंग के भारतीय क्षेत्र का सेनापति था। इसने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग का अपना बहुत सहयोग दिया था और जिसके कारण तैमूर लंग ने इसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी दे दी थी। खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है मुबारक शाह, 1421 से 1434 ईस्वी में। ये खिज्र खां का लड़का था और प्रसिद्ध विद्वान याहिया बिन अहमद सरहिंदी को इसने संरक्षण प्रदान किया था और इन्होंने एक प्रसिद्ध किताब तारीख फिरोजशाही लिखी थी। इसके बाद शासक हुए मोहम्मद शाह और आराम शाह, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश आता है लोधी वंश। दिल्ली का प्रथम अफगान वंश लोधी वंश था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में शासन करने वाला ये अंतिम वंश है। इसका प्रथम शासक है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था, जिसने 38 वर्षों तक शासन किया। बहलोल लोधी बहुत उदार शासक था और यह अपने फरमानों में अपने अमीरों को मसनद आली कहा करता था। दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में उसका नाम अमर रहेगा, क्योंकि इसने बहलोली नाम के सिक्के चलाए थे, जिनको उपयोग के कारण इसको मुद्रा इतिहास में इसे अमर कर दिया।
और यह बहलोली सिक्के अकबर के काल तक उत्तरी भारत में विनिमय का मुख्य साधन बने रहे। अगला शासक है आपका सिकंदर लोदी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसका नाम निजाम खां था। सिकंदर लोदी ने सिंहासन पर बैठना प्रारंभ किया क्योंकि इसका पिता बहलोल लोदी चटाई पर बैठकर शासन करता था। सिकंदर लोदी अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी शक्ति का परिचय उसने इस प्रकार दिया है। उसने एक बार कहा था, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बिठा दूं तो मेरे आदेश पर सभी सरदार अपने कंधों पर बिठा कर ले जाएंगे। इस कथन से वो ये सिद्ध करना चाहता है कि वह अपने पूर्वजों जैसा शासक नहीं है और बहुत शक्तिशाली शासक है। राज्य पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित है। सिकंदर लोदी ने ही 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आगरा नगर की स्थापना की थी और बाद में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने आगरा में ही बादलगढ़ के किले का निर्माण कराया था। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए एक नया पैमाना गज सिकंदरी चलाया था जो 30 इंच का होता था। अब इसके बाद है इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम शासक था और इसी के काल में पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध में पराजित कर दिया और मार दिया और मुगल वंश की स्थापना किया। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में इब्राहिम लोदी एकमात्र शासक था जिसने जो युद्ध मैदान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने 2 वीडियो में मोहम्मद गौरी अरबों के आक्रमण से लेकर के दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी तक कवर कर दिया है। अब दोस्तों, हम अगला वीडियो मुगल वंश पर बनाएंगे और एक ही वीडियो में उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को उसमें हम संकलित कर देंगे। तो दोस्तों, अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम अगला वीडियो जब अपलोड करें तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट जरूर किया करें, कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन होता है और कमेंट के माध्यम से हमें आप लोग ये बताएंगे कि अगला वीडियो किस विषय पर हम आपको बनाएं। थैंक यू।